नेहरू शिक्षा महाविद्यालय में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के गुजरात अभियान के विषय में। ऐबक का गुजरात अभियान, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुजरात अभियान। अजमेर में हरिराय के जौहर के बाद, हरिराय की मृत्यु के बाद भी अजमेर के जो चौहान थे उन्होंने अभी अपने हथियार नहीं डाले थे और धीरे धीरे संगठित होकर के विद्रोह का झंडा बुलंद किया उन्होंने, और इसमें उन्हें सहायता मिली मालवा और गुजरात के चालुक्यों की। अजमेर के चौहान राजपूत, मालवा के मेढ़ चौहान, मालवा के मेढ़ और इसमें इन्हें सहायता मिली गुजरात के चालुक्यों। अजमेर के चौहान राजपूत, मालवा के मेढ़ और गुजरात के चालुक्य, इन तीनों ने मिलकर तुर्की सत्ता के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया। ये चाहते थे कि अजमेर से तुर्की सत्ता को उखाड़ कर फेंका जाए। इसके लिए अजमेर के चौहानों द्वारा मालवा के मेढ़ और गुजरात के चालुक्यों की सहायता से एक प्रयास और किया गया। इस प्रयास में अजमेर के ऊपर धावा बोल दिया गया, जिसकी सूचना अजमेर का जो राज्यपाल था उसको लग चुकी थी और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को इसकी सूचना दे दी। अजमेर की तुर्की सेना और चौहानों, मेढ़ों और चालुक्यों की सम्मिलित सेना ने के बीच संघर्ष हुआ और इन्होंने अजमेर की तुर्की सेना को पराजित कर दिया। तुर्की सेना की सहायता के लिए कुतुबुद्दीन स्वयं सेना लेकर के अपनी पहुंचा। कुतुबुद्दीन ऐबक यह आया तुर्की सेना की सहायता के लिए और इसका सामना हुआ विद्रोही सेना से, और इनकी सहायता के लिए गुजरात के जो चालुक्य राजा थे भीमदेव, इनके साथ चालुक्य भीमदेव, ये वही भीमदेव है जिन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था आबू में। गोरी ने सिंध और मुल्तान की विजय के बाद जो अभियान किया था, उस अभियान में उसे भीमदेव ने पराजित किया था। अब भीमदेव की सेना आ जाने से कुतुबुद्दीन ऐबक को पराजय का मुंह देखना पड़ा। ऐबक की एक पहली पराजय थी। ऐबक को पराजय का मुंह देखना पड़ा। स्थिति यहां तक आई कि ऐबक को अपनी जान बचाने के लिए रण क्षेत्र से भागकर किले में शरण लेनी पड़ी। ऐबक किले में कैद हो गया, अजमेर के छुप गया जाकर के। इस सेना ने
घेरा भी डाल रखा था अजमेर का, लेकिन गजनी से नई सेना आ जाने के कारण, नई सहायता मिल जाने के कारण राजपूतों ने अजमेर का घेरा वापस उठा लिया। तो इस तरह इस अभियान में ऐबक को पराजय का मुंह देखना पड़ा। इसने काफी अपमानित महसूस किया। अब इसी अपमान का बदला लेने के लिए ऐबक ने गुजरात का अभियान किया, गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात के अनिलवाड़ा में भीमदेव शासन कर रहे थे। ऐबक के गुजरात अभियान के कई कारण थे। एक, पराजय का बदला लेना था। ये जो समय है गुजरात अभियान, ये 1197 में है, उसका उल्लेख कर देना आवश्यक है। एक, विद्रोहियों के हाथों जो ऐबक की पराजय हुई थी, ये उसका बदला लेना चाहता था। दूसरा, इस पराजय में विद्रोहियों की जो सहायता की थी वो गुजरात ने की थी, और इस समय भीमदेव गुजरात के शासक थे। इन्होंने विद्रोहियों की सहायता की थी, तो भीमदेव से बदला लेना था। भीमदेव को भी सबक सिखाना था ऐबक को। एक अन्य कारण पराजय का बदला। भीमदेव को सबक सिखाना, या भीमदेव इसका कारण था क्योंकि भीमदेव ने सहायता की थी विद्रोहियों की। और इसे अपने सुल्तान, ऐबक का जो सुल्तान था मोहम्मद गोरी, जिसे भीमदेव के हाथों पराजित होना पड़ा था, तो ऐबक अपने सुल्तान, अपने मालिक की पराजय का बदला भी लेना चाहता था। गोरी की पराजय का बदला। तो इन सब उद्देश्यों से ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया। गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा पर ऐबक ने आक्रमण कर दिया, लेकिन अनिलवाड़ा इस समय से यहां पर भीमदेव इस तरह आक्रमण कर दिया ऐबक ने। इस बार के इस युद्ध में तुर्कों का पलड़ा भारी रहा और चाणक्य भीमदेव को पराजय झेलनी पड़ी, और भीमदेव अपनी जान बचाने के लिए जंगलों की तरफ चले गए। लेकिन ऐबक ने अनिलवाड़ा पर कब्जा करने के बाद वहां पर अपना एक प्रशासक नियुक्त किया और वापस चला आया। लेकिन ऐबक का अनिलवाड़ा या गुजरात पर उसका जो अधिकार है, आधिपत्य, वो लंबे समय तक नहीं चल पाया था। ऐबक के गुजरात से वापस आते ही चालुक्यों ने तुर्कों को वहां से मार भगाया और फिर से अनिलवाड़ा पर अपना कब्जा, अपना स्थायित्व उन्होंने कायम कर लिया। तो इस तरह
गुजरात की पराजय तो हुई इस अभियान में, लेकिन तुर्क उस पराजय को लंबे समय तक उसको कायम नहीं रख पाए और चालुक्यों द्वारा अनिलवाड़ा पर पुनः अपना शासन, अपना कब्जा स्थापित कर लिया गया था। गुजरात अभियान के बाद इस अभियान के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। इस अभियान में जो सैनिक मारे गए थे गुजरात अभियान में, इसका जो आंकड़ा मिलता है वो 15,000 सैनिक मारे गए और तुर्की सेना ने अनिलवाड़ा में जमकर लूटपाट की। मंदिरों को नष्ट किया, तुर्की सेना ने लूटपाट की, आतंक मचाया और हजारों की संख्या में, एक आंकड़ा जो मिलता है वो 20,000 सैनिक या 20,000 असैनिक, दूसरे लोग सैनिक असैनिक मिला करके कुल 20,000 लोगों को दास बनाया गया। 20,000 लोगों को दास बना लिया गया गुजरात अभियान में। 15,000 तो इसमें मारे गए और 20,000 को दास बना लिया गया इस अभियान के बाद। अब इसका जो प्रभाव पड़ा अजमेर पर, क्योंकि अजमेर के चौहानों की सहायता गुजरात के चालुक्यों ने की थी और अब उनकी खुद की पराजय हो गई थी। ये 1196-97 की घटना है। इसके बाद, इस अभियान के बाद अजमेर पर तो पहले इनका कब्जा हो चुका था तुर्कों का, लेकिन चौहानों की जो सीमांत चौकियां थी उन पर तुर्कों का कब्जा नहीं हो पाया था। तो इस गुजरात अभियान के बाद चौहानों की सीमांत चौकियों पर भी तुर्कों का कब्जा स्थापित हो गया और अब चौहानों को अजमेर छोड़ करके, उसके आसपास का क्षेत्र छोड़ करके हटना पड़ा और चौहान अजमेर से निकल आए और दक्षिण राजस्थान, अजमेर से दक्षिण राजस्थान की तरफ आगे। कौन आया? चौहान। और दक्षिण राजस्थान में आकर के 3 नए राज्यों की स्थापना कर दी। एक कोटा की स्थापना की, बूंदी और सिरोही। तो अजमेर के चौहान अजमेर से दक्षिणी राजस्थान आ गए और कोटा, बूंदी और सिरोही के 3 नए राज्यों की स्थापना अजमेर के चौहानों द्वारा की गई। चलिए इसके बाद देखते हैं ऐबक के अन्य अभियान। इसके बाद अगला जो अभियान किया ऐबक ने वो
बदायूं का था। यहाँ पर राष्ट्रकूट राजा थे बदायूं में, इनको पराजित करके बदायूं पर कब्जा कर लिया और बदायूं पर एक नए मुस्लिम प्रशासक की इसने नियुक्ति कर दी। पहला मुस्लिम प्रशासक बदायूं का जो था वो बनाया इसने इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल या प्रशासक, पहला मुस्लिम राज्यपाल या प्रशासक इल्तुतमिश को बनाया था इसने बदायूं का। यहाँ के राजपूत राजा को पराजित किया था ऐबक ने। 1196-97 की ही ये भी घटना है। 1196-97। इसके बाद हमने पहले पढ़ा था कि ऐबक ने कन्नौज पर अपना शासन स्थापित तो कर लिया था। चंदावर के युद्ध में घोरी और ऐबक ने पराजित तो कर दिया था, लेकिन कन्नौज का पतन नहीं हुआ था और उसका भाई जयचंद का भाई हरिश्चंद्र कन्नौज को केंद्र बना करके खुद को राजा घोषित करके संघर्ष करते रहे। तो कन्नौज के जो गढ़वाल हैं 1194 में कन्नौज की पराजय के बाद भी कन्नौज की पराजय के बाद भी वो संघर्ष करते रहे और लगभग 1198-99 कन्नौज पर ऐबक ने कब्जा कर लिया और न केवल कन्नौज, बनारस का भी इसमें पुनः फिर से इन क्षेत्रों में विद्रोह हो चुके थे और तुर्की अधिकारियों को हटाया जा चुका था। तो कन्नौज और बनारस पर ऐबक ने फिर से अपना शासन स्थापित कर लिया था, कब्जा कर लिया था। इसके बाद ऐबक का जो अन्य अभियान था वह था चंदेलों के खिलाफ। बुंदेलखंड पर इस समय बुंदेलखंड का शासक था परमर्दी देव। ये जो समय है 1202, परमर्दी देव यहाँ का शासक था। इन्होंने कालिंजर का घेरा डाला ऐबक ने और परमर्दी देव को किले में घेर दिया। लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। अंततः किले की जो जलापूर्ति थी उसको ठप कर दिया, इसने जलापूर्ति को काट दिया, जिससे परमर्दी देव समझौता करने की स्थिति में आ गया ऐबक के खिलाफ। परमर्दी जिससे उत्तेजित होकर के परमर्दी देव का ही एक सेनापति था अजय राय, इसने परमर्दी देव की हत्या कर दी और स्वयं बुंदेलखंड का शासक बन बैठा और इसने इस संघर्ष को, ऐबक के खिलाफ संघर्ष को जारी रखा। लेकिन अजय राय भी लंबे समय तक इस संघर्ष को नहीं चला पाया और इसने कालिंजर छोड़ करके अजयगढ़ में शरण ले ली।
अजयगढ़ में शरण ले ली और इस तरह कालिंजर का पतन हो गया। और कालिंजर के बाद खजुराहो तो चंदेलों के अधीन था और महोबा, खजुराहो और महोबा पर भी तुर्कों का अधिकार हो गया। तो कालिंजर, खजुराहो, महोबा इन पर तुर्कों का अधिकार होने से जो मध्य भारत में तुर्कों का आधिपत्य एक बड़े भाग पर स्थापित हो चुका था, या मध्य भाग पर तुर्कों का जो स्वामित्व है वो स्पष्ट हो चुका था और काफी बड़े क्षेत्र पर स्थापित हो चुका था बुंदेलखंड पर तुर्कों की सफलता के बाद। बंगाल और बिहार के अभियान के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।